स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मेंडल के सक्सेस के रीजंस क्या थे, एंड कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते टाइम हम लोग यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेंडल्स वर्क। मेंडल ने बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल रोल प्ले किया था इन एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। दैट मीन्स कैसे करेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं, उनके पीछे कौन से लॉज इन्वॉल्व हैं, मेंडल ने उनके ऊपर वर्क किया था। मेंडल परफॉर्म्ड हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था और 9 years तक वर्क किया था। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पे वर्क किया था और उनके जो 7 कैरेक्टर्स हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स से, उनके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, उनको स्टडी किया था कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है सीड का शेप। सीड राउंड है कि रिंकल्ड है, इनके बीच का इंटरमीडिएट कोई और ऑप्शन नहीं है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है। नेक्स्ट सीड का कलर। सीड का कलर येलो है या तो ग्रीन है। पॉड का शेप, जो मटर की फली होती है, थर्ड कैरेक्टर आपका पॉड का शेप है, या तो ये पूरी तरह से आपकी स्मूथ होगी, इन्फ्लेटेड होगी, या फिर कंस्ट्रिक्टेड होगी। इस तरह से मटर सबने देखी होगी, मटर की फली कंस्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर, जो मटर की फली है, ग्रीन है या येलो है। फ्लावर का कलर, फ्लावर मटर में जो फ्लावर है मटर के पेड़ में, पर्पल है या व्हाइट है। फ्लावर की लोकेशन, एक्सिस पे आपका फ्लावर यहाँ पे आ रहे हैं प्लांट पे, या फिर टर्मिनली प्रेजेंट है, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है ब्रांच के, तो एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। एंड प्लांट का साइज, टॉल प्लांट हो सकते हैं या फिर डॉफ प्लांट हो सकते हैं। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट सॉरी, क्योंकि इंटरमीडिएट कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं बार बार 2 वर्ड्स को यूज कर रही हूँ, वन इज करेक्टर एंड अदर वन इज ट्रेट। करेक्टर एंड ट्रेट में क्या डिफरेंस है? पॉड का शेप फर्स्ट करेक्टर है, सीड का कलर सेकेंड है, थर्ड पॉड सीड का शेप था पहला और ये थर्ड आपका पॉड का शेप है। देन पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, ये सब आपके क्या है? करेक्टर्स हैं। अब इन करेक्टर्स के भी यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको क्या बोलेंगे? वी कॉल देम एज ट्रेट। है तो करेक्टर, लेकिन हाँ करेक्टर के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको आपस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रेट बोल रहे हैं। लेकिन क्या सीड का शेप राउंड है और यहाँ पे सीड का जो कलर है येलो है, ये आपस में ट्रेट होंगे? नहीं, ये दोनों डिफरेंट पूरी तरह से करेक्टर्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीड के शेप की, राउंड है कि रिंकल्ड है, तब इनको बोलेंगे ये आपस में क्या है? ट्रेट है। तो मेंडल ने इन 7 करेक्टर्स पे वर्क किया था, इनके इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए? रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है शॉर्ट लाइफ स्पैन। हाँ, एक सीजन में जो पी का प्लांट होता है पूरी तरह से हम उसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, तो उसका जो लाइफ स्पैन है शॉर्ट है। अगर वो वर्क करते, सपोज बैनियन ट्री पे वर्क करते, तो उनको कम से कम 10-15 जनरेशन मतलब जन्म तो लेने ही पड़ते, क्योंकि बरगद का जो लाइफ स्पैन है कितना ज्यादा होता है, और साथ ही साथ एक कोई भी नया बनियान का ट्री लगाया जाएगा तो उसको ग्रो करने में भी टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा ना कि जिसकी जो लाइफ स्पैन है शॉर्ट हो, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी स्टडी कर सके। और जब उन्होंने स्टडी किया, जनरेशन वाले ये एक्सपेरिमेंट है, तो 9 साल उनको लग गए सबको स्टडी करने, डेटा कलेक्ट करने में, पूरा कंक्लूजन पे आने पे। तो पी के प्लांट की शॉर्ट लाइफ स्पैन है। बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब फ्लावर जो है उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, अलग अलग नहीं है कि हाँ डिफरेंट फ्लावर पे एक पे या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं है। नेक्स्ट जो रीजन है, सुटेबल स्ट्रक्चर है, शेप है फ्लावर का फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे क्योंकि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए थे, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा कराया था। सपोज ये अगर फ्लावर है पी का, पेटल्स है, ये यहाँ पे सेपल्स है,
स्टेमेन एंड मिड पे कार्पेल। अब इन स्टेमेंस को ये कट भी कर सकते हैं इजिली, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, क्योंकि फ्लावर थोड़ा सा शोई भी है, दिख रहा है। अब इसको बैक कर दिया कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स इस पिस्टल के ऊपर ना आए, पॉलिनेशन ना हो, अनवांटेड पॉलिनेशन, तो इसको बैगिंग भी कर दी जाती है। अब इजी टू हैंडल है, इसलिए इन्होंने पीके प्लांट को सिलेक्ट किया था। फ्लावर में इजिली वो कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे। कंट्रोल मतलब कि जिसके रिक्वायर्ड हैं पॉलेंस, उसी फ्लावर के डस्ट कराएंगे पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। यहाँ पे 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स और बिल्कुल क्लियर कट उसमें डिविजन सेपरेशन था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कुड इजिली बी कंट्रोल्ड। सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते थे भाई, यहाँ से फीमेल पार्ट है और यहाँ पे मेल पार्ट है, इसको रिमूव कर दो, इसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं। स्टडी क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो ये हटा दिया, इसको बैक कर दिया कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आए। अब इसके ऊपर डस्ट कब कराएंगे, इसको ओपन करके उन्हीं पॉलन ग्रेन की डस्ट कराएंगे जिसके रिक्वायर्ड होंगे, जिससे पॉलिनेशन कराना होगा। तो ये रीजंस थे कि क्यों मेंडल ने पीके प्लांट को ही सिलेक्ट किया। शॉर्ट लाइफ स्पैन, बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर्स, सुटेबल स्ट्रक्चर था फ्लावर का फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे बहुत इजीली क्लियरली विजिबल थे। नेक्स्ट टॉपिक, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेस हुए। भले ही लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया था जब उन्होंने अपने वर्क को प्रेजेंट किया, लेकिन उनका वर्क तो सक्सेसफुल था, उन्होंने काम तो बिल्कुल सही करा था, कंक्लूजन भी सही निकाला था। तो हियर रीजंस थे, ही परफॉर्म्ड ऑल द एक्सपेरिमेंट विद अटमोस्ट केयर। पूरी अच्छे से सावधानी से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो ये तो आपका जनरली ये सारे एक्सपेरिमेंट आपके केयर से ही करने चाहिए, भाई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छे से किए थे उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट। ही केयरफुली नोटेड द रिजल्ट एंड एनालाइज देम स्टैटिस्टिकली। अब याद करिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो मेंडल थे उनके वर्क को रिजेक्ट क्यों किया था। एक उसमें से रीजन था कि वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को अप्लाई कर दिया था बायोलॉजी में। तो वो मैथमेटिशियन थे, तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हो रहा था एक पैटर्न था, उनको उन्होंने स्टडी किया कि हाँ ये नेक्स्ट जनरेशन में ये अब इस समय ट्रांसफर हुआ है करेक्टर, उसके बाद ये ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके बाद ट्रांसफर हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, या जो भी पैटर्न उनको मिल रहा था। तो उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज किया था, तो पूरा डेटा को एनालाइज किया था कि हाँ कोई पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देती हूँ। ये इसके बाद नेक्स्ट फिगर है, ये इसके बाद नेक्स्ट फिगर है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है, आप इसके बाद वाली नेक्स्ट फिगर बता सकते हो क्या होगी। हाँ क्या होगी, फिर से सेम ये रिपीट होगा ये पैटर्न। तो आपने यहाँ पे किसी पैटर्न को ही देखा है ना। सिमिलरली मेंडल ने जितना भी डेटा उनको मिलता चला रहा था वो नोट डाउन करते जा रहे थे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, और उसमें एक पैटर्न को देखा कि हाँ इस तरह से करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन में, इस तरह से नहीं ट्रांसफर हो रहा है, जो भी पैटर्न उनको मिला। तो स्टैटिस्टिकली उन्होंने एनालाइज किया था अपने डेटा को। उन्होंने काट पीट के प्लांट को नहीं देखा अंदर से क्या कौन सा जीन गया है कौन सा नहीं गया। नेक्स्ट पॉइंट, ही परफॉर्म्ड ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। क्रॉसेस कौन कौन से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। अब ये कहोगे आप क्या है। अब अभी इन शॉर्ट आप ये समझो कि जब ऐसे उन्होंने ऐसे प्लांट को क्रॉस करवाया या प्लांट को क्रॉस करवाया और वहां पे सिर्फ उन्होंने एक करेक्टर को लेके ही स्टडी किया, जो 7 करेक्टर्स थे ना उसमें एक टाइम पे एक ही करेक्टर को स्टडी किया, और सातों पे वो स्टडी किया होगा, लेकिन जब मतलब सातों को अलग अलग स्टडी किया होगा। सो मोनोहाइब्रिड में हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कि प्लांट को क्रॉस करवाया और उस टाइम पे पर्टिकुलर एक ही करेक्टर को स्टडी करना। डाई हाइब्रिड में क्रॉस हो रहा है तो 2 करेक्टर को लेके स्टडी किया जा रहा है, तो उसको डाई हाइब्रिड। करेक्टर तो सारे ट्रांसफर होंगे 7 के 7, लेकिन स्टडी पैटर्न किसको देख रहे हैं, सिर्फ 2 करेक्टर को, 2 उन्होंने सबके साथ ही किया होगा, सबका सबका कॉम्बिनेशन बनाया था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बैक क्रॉस को भी अभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उन्होंने सारे टाइप के जितने भी क्रॉसेस थे कि कोई भी आपका पार्ट रह ना जाए, तो उन्होंने सारे क्रॉसेस को परफॉर्म किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट, ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट अप टू सेवरल जनरेशन। तभी तो उनको 9 साल लग गए थे, बार बार वो प्लांट की अलग अलग जनरेशन तक उसको स्टडी कर रहे थे।
He kept the plant on different characters in different plots to avoid any intermingling. अब भाई पूरा फार्म लैंड है, इसमें अलग अलग प्लॉट्स होंगे, तो बिल्कुल इंटरमिंगल हो ना, यहाँ के पॉलन ग्रेन इस जगह से ना चले जाए या यहाँ के पॉलन ग्रेन इस जगह ना चले जाए, तो अलग अलग प्लॉट पे ये नहीं बिल्कुल पास पास ही कर दिया। इसमें यहाँ पे एक करेक्टर को इस जगह स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, दूसरा करेक्टर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तीसरा यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं, एक प्लॉट है तो इस प्लॉट पे एक ही एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा प्लॉट है तो दूसरा, तो सारे सबके डेटा वो अलग अलग लिखते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, ही प्रिवेंटेड एनी चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बाय इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द एंथर, फिर उसके बाद कोई भी अदर पॉलन ग्रेन ना आ जाए, वो जिसका पॉलन ग्रेन चाहे उसी का ही पिस्टल पे पॉलन ग्रेन जाए, सो उसको क्या किया, बैक कर दिया। भाई रिमूव करना एंथर को फ्लावर से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमैस्कुलेशन, तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो कार्पल बची और फ्लावर बचा, और इसको हमने क्या कर दिया, पूरा बैक कर दिया, पैक कर दिया, दैट इज नोन एज बैगिंग, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि उनको क्रॉस करवाना है, मेटिंग करवानी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट थे उनके फ्लावर्स के बीच में। He started his experiment with plants having pure line. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब होता है कि करेक्टर अगर जो है उसके जो ट्रेट्स हैं वो दोनों ही सेम ट्रेट के जीन्स प्रेजेंट हों। एग्जाम्पल, सपोज ये पेरेंट प्लांट है दो, और दोनों ही टॉल हैं, इनके पेरेंट्स भी सारे के सारे टॉल थे, इनके भी जो पेरेंट प्लांट थे सारे के पहले की जनरेशन तक टॉल थे, तो आगे सिर्फ टॉल वाला ही जीन तो पास ऑन हो रहा है, और हर जो करेक्टर है उसके दो दो जीन्स आते हैं, वन फ्रॉम द मेल साइड, अनदर फ्रॉम द फीमेल साइड। अब यहाँ पे फीमेल और मेल अलग पूरा अलग अलग प्लांट तो नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट है, तो दो आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक करेक्टर के पर्टिकुलर उस प्लांट में या इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे जब दोनों ही जीन्स सेम होंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे, प्योर लाइन करेक्टर्स। आई होप प्योर लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल में हर एक करेक्टर के दो दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दो दो आपके, वन फ्रॉम द मेल साइड आता है कंट्रीब्यूशन और एक आपका फीमेल साइड से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और दोनों ही जब वो सेम होंगे, अगर डॉफ के लिए तो दोनों ही डॉफ के लिए होंगे, हम स्मॉल टी से यहाँ पे लिख रहे हैं, या अगर टॉल के लिए तो दोनों ही टॉल हैं, या फ्लावर के कलर के लिए लिख रहे हैं दोनों व्हाइट है तो व्हाइट, अगर वॉयलेट है तो दोनों ही वॉयलेट के जीन हो, तब हम उनको बोलेंगे प्योर लाइन करेक्टर्स है। तो हम लोगों ने अभी मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था उसके रीजंस को स्टडी कर लिया है, मेंडल की सक्सेस के रीजन को स्टडी कर लिया है। अब आगे हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, बट उनको स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड मेंडल्स वर्क। सो द फर्स्ट टर्म इज जीन। जीन आपकी हेरिडिटी की यूनिट है जो कैरी करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो आपका इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो रही है वो जीन ही पास ऑन करते हैं। तो जब मेंडल ने वर्क किया था पी प्लांट के ऊपर, तो जो भी उनको डेटा मिला उसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाँ कोई चीज ऐसी है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो तब उन्होंने उसको नाम दिया था फैक्टर। उनको नहीं पता था कि वो जीन है या डीएनए क्या है, बट लेटर ऑन जैसे जैसे रिसर्चेस हुई तो उससे पता चला कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है सेल की, या सेल को क्या काम करना है, या जो भी इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में जाती है वो इंफॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीएनए कोड करता है उस इंफॉर्मेशन को। तो सेल को कंट्रोल करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए है, और सेल ही तो डिवाइड होती है, जो गैमीट बनते हैं वो सेल से ही तो बनते हैं। गैमीट्स आर आल्सो सेल, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, पॉलन ग्रेन्स में दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो गैमीट के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसी में ही डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं इसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है उनको ही हम जीन बोलते हैं। तो जब मेंडल ने वर्क किया था उनको ये पता था कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो उन्होंने उसको नाम दिया था फैक्टर। बाद में लेटर ऑन अदर रिसर्चर्स से प्रूव हुआ कि वो जीन है, उसको जीन नाम मिल गया, वो डीएनए का सेगमेंट है। तो हियर इट इज सेल। सेल को कंट्रोल करने वाला मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर है, ये डीएनए है, और पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। भगवान ने अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बना के भेजा है हम लोगों को कि हाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने डीएनए बना लिया सेल के अंदर डाल दिया और सेल काम करने लगी आपके अकॉर्डिंग, नहीं। जितना भी डीएनए है पूरे टोटल 100% डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ ही पार्ट के पास इंफॉर्मेशन होती है, और वो पार्ट भी आपका अलग अलग
जगह पे प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा आपका डीएनए है तो आपके पूरी इंफॉर्मेशन एक ही पूरी जगह पे हो, नहीं, यहाँ पे किसी एक करेक्टर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दूसरी चीज की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दूसरी चीज की इंफॉर्मेशन, तो सेगमेंट में वो इंफॉर्मेशन डिवाइडेड है। तो जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। या क्या कोई भी सेगमेंट है, कोई भी पार्ट है डीएनए का? नहीं, वो सेगमेंट है जिसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है किसी ना किसी प्रोडक्ट की। बेसिकली प्रोटीन होता है और दो टाइप के आरएनए भी हैं, मेनली आरआरएनए और टीआरएनए। तो आपके यहाँ पे आरएनए भी बनते हैं जीन से और प्रोटीन भी बनते हैं। तो जीन ही जिसके पास इंफॉर्मेशन थी वही तो आगे जनरेशन में पास होगी। सपोज मेरे हेयर का कलर ब्लैक है, अब हमको ये कलर जो हेयर का है अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, तो जो कलर है कोई ना कोई तो वहां पे प्रोडक्ट होगा ना, उसको कोड करके तभी मेरे हेयर पे कलर आया है। तो वो जीन के पास होती है और वही जीन आगे वाली जनरेशन में भी पास होंगे। तो जीन यूनिट है हेरिडिटी की जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। इस चैप्टर में हम लोग जीन की यही डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें जीन की दूसरी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जो अभी हम लोगों ने स्टडी की, द सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट। डीएनए का वो पार्ट जो एक फंक्शनल प्रोडक्ट को, जो किसी के पास इंफॉर्मेशन हो, उसको हम लोग जीन बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जीन की डेफिनेशन क्या है? वो यूनिट हेरिडिटी की जो कैरी करती है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हेरिडिटी वाला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीन की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। आई होप जीन आपको समझ में आ गया होगा। यही वर्ड हम लोग बार बार पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, इसलिए पूरा डिटेल में आपको समझाया है। नेक्स्ट जो आपका टर्म है, इट इज एलील। अभी हम लोग ने यहाँ पे जो पी प्लांट था उसके 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को ले लेते हैं। एक तो प्लांट की हाइट को ले लेते हैं सपोज, और एक सीड के शेप को ले लेते हैं, मटर के शेप को। तो ये तो कैरेक्टर हो गए। अब इनके हाइट का जीन भी तो होगा, हाइट का जो होगा वो जीन होगा। ये तो कैरेक्टर लिया, डीएनए में हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी पार्ट है उसको हम लोग जीन बोल रहे हैं। तो अब हाइट, आपकी हाइट के दो यहाँ पे ट्रेट थे, एक टॉल थी हाइट और एक डॉफ थी। या तो प्लांट टॉल होगा या डॉफ होगा। तो जीन टॉल का भी हो सकता है, डॉफ का भी हो सकता है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन के एक से ज्यादा वैरायटी। सिमिलरली सीड का शेप राउंड भी है और रिंकल्ड भी है, तो इसके लिए एक ही जीन होगा। अब उसकी ये 2 फॉर्म हो गई, एक जीन की अलग अलग 2 फॉर्म हो गई। यहाँ पे 3 फॉर्म भी हो सकती, राउंड है सपोज एग्जाम्पल दे रहे, स्क्वायर शेप भी आ गई, स्क्वायर के साथ ट्राइंगल शेप भी आ गई। तो ये शेप की अलग अलग फॉर्म्स हो गई। तो इनके जो जीन्स होंगे उनको आपस में बोलेंगे दीज आर एलील्स। लेकिन क्या हाइट का जीन और सीड के शेप का जीन एलील होगा? नहीं, एक ही जीन की सेम फॉर्म को हम लोग एलील बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए आप। सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आया और मम्मी ने बोला कि आप चाय बना के लेके आओ, लेकिन आपके घर में चीनी नहीं थी। आपके घर में जैगरी थी, गुड़ था, लेकिन चीनी नहीं थी, शुगर नहीं थी। तो उसका अल्टरनेट क्या था? नमक होगा कि गुड़ होगा? चीनी का। चीनी का अल्टरनेट क्या होगा? उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो? गुड़। या मीठे वाले बताशे घर में रखे होंगे, अभी दिवाली हुई है तो उसको रखे होंगे, तो उसको भी डाल सकते हैं चाय में। तो जो मीठी चीज है, स्वीटनेस के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो स्वीटनेस वाली ही चीज से तो रिप्लेस करेंगे, नमक से तो नहीं करेंगे। सिमिलरली जीन एलील भी वही है, जीन की अल्टरनेट फॉर्म। हाइट का जीन है तो हाइट शॉर्ट है, डॉफ है, इंटरमीडिएट है, कितनी भी है, तो उसके जितने भी जीन होंगे वो आपस में उनको बोलेंगे एलील। एलील जीन ही है, लेकिन उनकी डिफरेंट फॉर्म है, उनको हम बोल रहे हैं एलील है वो। सिमिलरली अगर आप कोई चीज ऐसी बना रहे हो जिसमें कि सॉर टेस्ट चाहिए, खट्टा टेस्ट चाहिए, तो आप उसके लिए सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो, लेमन भी यूज कर सकते हो, खटाई भी यूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं कर देंगे कि हाँ उस खट्टे के लिए हम लोग सॉर टेस्ट के लिए नमक ज्यादा डाल दें, नहीं, एक ही चीज की जब डिफरेंट फॉर्म होंगी। एलील वर्ड को भी हम लोग बार बार यूज करेंगे, पूरे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद भी जो जितना भी पार्ट है पूरे चैप्टर का। तो जीन अगेन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एलील क्या थे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट मतलब उसका दूसरा अल्टरनेट हो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सीड का अगर कलर है तो येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई भी कलर है, ये सारे जीन्स को हम बोलेंगे आपस में क्या है? एलील है।
लेकिन सीड का शेप और प्लांट की हाइट आपस में एलील नहीं होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे। नेक्स्ट जो टर्म है करेक्टर है और दूसरा टर्म है ट्रेट। करेक्टर और ट्रेट को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं फिर से इसी डायग्राम में। हम लोगों ने यहाँ पे 7 करेक्टर्स को स्टडी किया था। सीड का शेप, प्लांट पी प्लांट की सीड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की लोकेशन, प्लांट का साइज, ये सब आपस में क्या है, करेक्टर्स हैं, इनको करेक्टर्स बोलेंगे। और इनकी जो दो दो फॉर्म यहाँ पे सिर्फ 2 ही फॉर्म्स दे रखी गई है, 2 ही होती है इसलिए 2 दे रखी गई है, इनको हम बोलेंगे आपस में क्या है, ट्रेट है। राउंड रिंकल ट्रेट है, येलो ग्रीन आपका ट्रेट है, फ्लावर का जो लोकेशन है एक्सियल एंड टर्मिनल, ये आपके ट्रेट है। तो करेक्टर एंड ट्रेट तो इजिली आपको अब समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट टर्म डोमिनेंट एंड रेसेसिव। जनरल इंग्लिश में हम लोग अभी समझते हैं कि डोमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। आपके घर में 2 भाई बहन या भाई भाई या सिस्टर सिस्टर है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। ठीक, अब कभी कभी होती है एक घर में किसी एक की ज्यादा चलती है, एक की ज्यादा सुनी जाती है, सपोज ब्रदर की ज्यादा सुनी जा रही है, तो ब्रदर क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट है, और सिस्टर क्या हो गई, रेसेसिव हो गई। या फिर भाई लड़कियों की सुनी जा रही है, सिर्फ सिर्फ लड़की की ज्यादा चल रही है यहाँ पे, तो सिस्टर आपकी डोमिनेंट हो गई, ब्रदर आपका सीधा साधा सा वो रेसेसिव हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने एलीन को स्टडी किया था, एक ही जीन की 2 फॉर्म। तो जब आपके 2 फॉर्म अलग अलग फॉर्म एक साथ प्रेजेंट हो, सपोज एक प्लांट टॉल है, टॉल हाइट का, और एक शॉर्ट हाइट का, डॉफ हाइट का, इसमें फ्लावर आए, यहाँ पे फ्लावर आए, इसके भी फ्लावर आए, हमने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद फ्लावर जो होते हैं, जिसकी ओवरी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो यहाँ पे फ्रूट क्या है इस केस में, इस केस में फ्रूट क्या है, मटर को ही स्टडी कर रहे हैं तो मटर को ही बनाएंगे। पी की पॉड के अंदर सीड होंगे तो मटर के सीड हो गए, फ्रूट आ गए। अब यहाँ पे जो सीड आए उसके अंदर जो हाइट के लिए जीन होंगे वो कौन से होंगे, ये टॉल प्लांट था, ये आपका डॉफ प्लांट था। अब नेक्स्ट जनरेशन में जब हम इन सीड को सो करेंगे, डॉफ वाले प्लांट के सीड को सो कर रहे हैं और टॉल वाले प्लांट में जो सीड आए थे उनको सो करेंगे, तो हमें कौन सा करेक्टर देखने को मिलेगा, अभी हमें नहीं पता, जो भी मिलेगा उसको डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। तो जो एक्सप्रेस हो गया है, जो आपका एक्सप्रेस हो जाएगा आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, जो डोमिनेट कर रहा हो दूसरे वाले को, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील। और दूसरा जो सप्रेस हो जाएगा उसको हम लोग रेसेसिव एलील बोलेंगे। सपोज यहाँ पे हाइट का, ये जो सीड है ना, इसके पास हाइट का टॉल का जीन भी आ गया, और इस साइड से जो पॉलन आए थे उसके पास डॉफ का भी आ गया। सिमिलरली दूसरा केस क्या था, यहां से जो पॉलन गए होंगे वो टॉल के होंगे, और जो पहले से इसके ओवरी में प्रेजेंट होगा एग सेल, वो आपकी डॉफ की होगी। तो दोनों ही है। अब टॉल एंड डॉफ में क्या ये जो सीड को शो करेंगे प्लांट दोनों होगा, टॉल एंड डॉफ नहीं, एक ही करेक्टर शो होगा। जो शो हो जाएगा करेक्टर, जो दिख जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, हम उसको कहेंगे हाँ ये वाला जो आपका ट्रेट है वो डोमिनेंट है, और दूसरा वाला जो ट्रेट जो नहीं दिखा, क्योंकि दोनों ही हाइट के जीन्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन एक ही एक्सप्रेस हो रहा है, जो एक्सप्रेस हो जाएगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको रेसेसिव बोलेंगे। यहाँ पे डोमिनेंट एंड रेसेसिव आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से हम अभी और समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों के लेवल के लिए थोड़ा सा टफ है, इसलिए स्टार्टिंग में सारे जो इतने भी नेम्स हम लोग बार बार यूज करेंगे उसको पूरी तरह से आपके क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक पर्पल फ्लावर है, पर्पल फ्लावर वाला प्लांट है और जिसमें सीड्स आते हैं, और दूसरा ऐसा प्लांट है जिसमें कि रेड फ्लावर है। ठीक, अब क्रॉस पॉलिनेशन कराए, इस फ्लावर के पॉलेंस इधर और इस फ्लावर के पॉलेंस इधर डस्ट कराए, फिर ये फ्रूट में चेंज हुआ, फ्रूट से सीड आया, ये भी फ्रूट में चेंज होगा। अब इन दोनों फ्रूट में सीड होंगे, सीड को सो किया, दोनों ही फ्रूट के सीड को सो किया, सीड को सो करने के बाद प्लांट आया, इसमें भी प्लांट आया। अब इन प्लांट में फ्लावर कैसे आएंगे, पर्पल आएंगे या रेड आएंगे,
हम नहीं बता सकते जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे नहीं कि कौन से कलर के फ्लावर आए हैं। और दोनों में एक ही जैसे फ्लावर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पर्पल में यहाँ पे अगर फीमेल पार्ट को देखें, ये पर्पल कलर का है, लेकिन जो मेल पार्ट आया है वो तो रेड कलर का आया है ना दूसरे प्लांट से, रेड वाले से। और इस वाले में क्या है, फीमेल वाला जो है वो रेड है, और जो मेल पार्टनर आया है, जो मेल गैमीट आया है, वो पर्पल आया है। दोनों ही कलर के जीन्स प्रेजेंट है। एक्सप्रेस जो हो जाएगा, जो नेक्स्ट हमने सीड लगाया उसमें जो प्लांट है, उसमें जो भी फ्लावर के कलर होगा उसको हम लोग, एक ही कलर आएगा, या तो रेड आएगा या पर्पल आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो उस करेक्टर को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, नॉट करेक्टर, ट्रेट। उस ट्रेट को बोलेंगे कि वहां वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर रेड आएगा, रेड शो हो रहे हैं, दोनों ही प्लांट में रेड फ्लावर आ रहे हैं, तो वो रेड डोमिनेंट ट्रेट है। अगर पर्पल आ रहे हैं तो पर्पल डोमिनेंट ट्रेट है, और जो शो नहीं होगा उसको रेसेसिव ट्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे जो हमने पर्पल अगर फ्लावर वाला यूज किया था, दोनों ही पर्पल के जीन होंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हर एक करेक्टर के दो दो जीन्स आते हैं, वन फ्रॉम द मेल साइड एंड अनदर फ्रॉम द फीमेल साइड, तभी वो आपका पेयर फॉर्म होता है। तो जब दोनों ही आपके सेम ट्रेट के होंगे, सेम ट्रेट का मतलब अगर यहाँ पे पर्पल के ही दोनों जीन हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन हो गई। और दूसरे वाले में हमने एक पर्पल का, जब नेक्स्ट जनरेशन आई थी तो पर्पल का भी था, रेड का भी था, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई है। पर्पल भी है और रेड भी है, तो दो अलग अलग एलील प्रेजेंट है, सेम एलील नहीं प्रेजेंट है। अगर सेम प्रेजेंट होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन, अगर डिफरेंट प्रेजेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप को भी एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। अगेन सेम पर्पल एंड रेड फ्लावर का ही अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि व्हाइट और रेड से करेंगे तो बहुत से बच्चों को लगता है कि हाँ व्हाइट है तो जल्दी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा, तो व्हाइट आपका हमेशा रेसेसिव होगा। ऐसा नहीं होता, जो एक्सप्रेस हो जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है। और पर्पल और रेड फ्लावर का हमने प्लांट लिया, इसमें प्योर लाइन है। प्योर लाइन मतलब दोनों ही इस प्लांट में पर्पल फ्लावर के कलर के ही जीन थे, और इसमें क्या थे, दोनों ही जीन जो थे, इसके जो पेरेंट्स होंगे, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से ये जो प्लांट आपका बना है, इसमें दोनों ही रेड वाले आए होंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन में एक साइड से पर्पल का जीन आया होगा और दूसरी साइड से रेड का। अगर इधर देखिए तो इधर साइड से पर्पल का ट्रांसफर हुआ और इस साइड से रेड का ट्रांसफर हुआ, तो यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा, पर्पल एंड रेड। तो होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होगी, पर्पल वाली और रेड वाली। हेट्रोजाइगस कौन सी होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आई है। अब हम स्टडी क्या कर रहे हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पे फ्लावर का जो फिनोटाइप है, फर्स्ट वाले केस में पर्पल है तो पर्पल फिनोटाइप हो गया, रेड है तो रेड फिनोटाइप हो गया। यहाँ पे जो भी डोमिनेंट होगा, सपोज डोमिनेंट यहाँ पे पर्पल है, पर्पल फ्लावर आ रहे हैं, दोनों जब प्रेजेंट है तो पर्पल डोमिनेंट है और रेड रेसेसिव है, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। जो कलर आपको दिख रहा है, जो कैरेक्टर आपको शो हो रहा है, सामने से दिख रहा है, ट्रेट जो शो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। लेकिन क्या जीन्स दिख रहे हैं, नहीं। पर्पल के दो कंडीशन हो गई यहाँ पे, एक पर्पल तब होगा जब दोनों ही पर्पल के होंगे, और दूसरा जो नेक्स्ट जनरेशन में आया, पर्पल और रेड दोनों प्रेजेंट थे और एक ही आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो जीन है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है, वो आपका जनरेशन में क्रॉसिंग करवाने के बाद पता चलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है, जीन्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे, और जो फिजिकली जो ट्रेट आपको शो हो रहा होता है उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रॉस। क्रॉस मतलब मेटिंग, क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, मेल जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट के पास जा रहा है, जो पॉलिनेशन हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग। पॉलिनेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको हम लोग क्रॉस करवाना बोल रहे हैं, मेटिंग। अगेन नेक्स्ट मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस फिर से आ गया यहाँ पे। हम लोग ने अभी स्टडी किया था जब मेंडल्स के में पॉइंट आए थे ना कि हाँ मेंडल्स के क्या रीजंस थे उनकी सक्सेस के लिए, तो उन्होंने सारे क्रॉसेस को परफॉर्म किया था। तो हियर मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, और डाई मतलब दो। तो यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, तो क्या सिर्फ एक ही एक करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, नहीं। हम इसको स्टडी कर रहे हैं एक ही करेक्टर को लेके, जो ट्रांसफर है करेक्टर का वन जनरेशन टू अनदर, पूरी हेरिडिटी में हम लोग यही स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक्स ब्रांच ही है।
आपके जीन से रिलेटेड जितने भी डेटा है उसको स्टडी करने के लिए, जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है। तो जब हम लोग क्रॉसिंग को या जितने भी क्रॉस हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, एक करेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और हाइब्रिड क्या होता है? दो डिफरेंट करेक्टर्स। अगर ये एक आपका डॉफ प्लांट है और ये टॉल है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? हाइब्रिड जीन होंगे इसके। बाहर से तो एक ही करेक्टर शो होगा, लेकिन जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो तो हाइब्रिड होगा, इसलिए हाइब्रिड वर्ड को यूज किया। और यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर को लेके स्टडी किया है, तो ये टॉल, मतलब टॉल एंड डॉफ, दैट मीन्स हाइट। हाइट को लेके स्टडी किया तो ये मोनो हाइब्रिड हो गया। अब सेम टाइम पे हम देख रहे हैं कि चलो फ्लावर के कलर को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं हाइट के साथ, तो ये क्रॉस कौन सा हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो जब दो करेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं क्रॉस को, तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब एक करेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन एंड सो ऑन, F3, F4, F5। ये जितनी भी जो पहली जनरेशन है उसको F1 जनरेशन बोलेंगे। इसका नाम है फुल फॉर्म फीलियल जनरेशन 1, फीलियल जनरेशन 2, फीलियल जनरेशन 3। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं F1, F2, F3, F, जितने भी जनरेशन नेक्स्ट आती चली जाएंगी। इसके बाद एक और वर्ड है म्यूटेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन जीन के पास है और जीन आपका डीएनए का ही पार्ट है, तो डीएनए की इंफॉर्मेशन में सडन चेंज आ जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी केमिकल की वजह से, रेडिएशन की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से अगर जीन में चेंजेस आ जाते हैं और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन आपकी अल्टर हो जाती है, इंफॉर्मेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, जो प्रोडक्ट आपको कोड हो रहा होगा थोड़ा सा वो भी चेंज हो जाए, अच्छे के लिए भी हो सकता है और आपका वो डैमेजिंग इफेक्ट भी हो सकता है, तो उस सडन चेंज को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन अ जीन या फिर डीएनए, जिसकी वजह से जो भी प्रोटीन है, जो प्रोडक्ट है, वो भी इफेक्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पे आपका चेंज आ जाना, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। एंड वेरिएशंस को हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था डिटेल में लास्ट क्लास में, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से वेरी कर रहा है। पहले वाले करेक्टर्स भी आ रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं, लेकिन खुद के करेक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से वो पेरेंट से भी डिफर है और अपने साथ के सिबलिंग से भी डिफर है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन, वेरिएट कर रहा है ऑर्गेनिज्म। ये कुछ टर्म्स थे जो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे टर्म्स को शॉर्ट में। ये तो डिटेल में समझा था, बिल्कुल अब जस्ट इन शॉर्ट को रिकॉल करना है आपको, इसमें किसी की भी डेफिनेशन को स्टडी नहीं करना है। जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी की यूनिट है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। एलील अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन के, एक ही जीन के अलग अलग डिफरेंट वैरायटी होना। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये डिजाइन अच्छी लग रही है इस सूट की, इसमें अलग अलग कलर्स दिखा दो, और कलर अवेलेबल है नहीं, हाँ ऐसी तो है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। करेक्टर होता है आपका, जो भी पर्टिकुलर करेक्टर है, हाइट है, उसके दो दो फॉर्म या तीन तीन फॉर्म, जितनी भी फॉर्म होगी उनको हम लोग ट्रेट बोलेंगे। जो एक्सप्रेस हो जाता है उसको डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होता है एलील उसको रेसेसिव। अगर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट होंगे तो होमोजाइगस, डिफरेंट एलील प्रेजेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस। जो अपीयर हो रहा है, सामने से जो दिख रहा है, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, और जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जीन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। क्रॉस मतलब मेटिंग होता है, पॉलिनेशन को बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराना, मेटिंग कराना प्लांट्स में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम लोग एक करेक्टर को लेके स्टडी करें, क्रॉस कराएंगे, तब उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड, जब हम लोग दो करेक्टर को लेके स्टडी करके क्रॉस कराएंगे तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस। जितनी भी जनरेशन होती है, पहली जनरेशन को F1 जनरेशन, दूसरी जनरेशन F2 जनरेशन एंड सो ऑन। म्यूटेशन क्या था? सडन चेंजेस इन द जीन, या डीएनए के जो भी फंक्शनल पार्ट है, जीन ही होता है, उसमें एकदम से चेंजेस आ जाना, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन अल्टर हो जाना, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और जो वेरिएट करते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसके पास खुद का स्पेसिफिक करेक्टर आ जाता है, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।